तो ये लीजिएगा, किसके बारे में बात करें? राज्य सरकार। ये लो, हाँ भी तो सुनो, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अगर राज्य सरकार की अगर यहां बात की जाती है तो सबसे पहले इसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है? 6 में है, 5 में नहीं, 6 में है। उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद क्या आ जाएगा? 152 से 237। ये लीजिए। हाँ, अब ध्यान सुनिए, देखिएगा। और एक मैं बात गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो कम से कम 60 से 70% आपको यही याद करा दूंगा, ये गारंटी से मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, वो आपके सहयोग से होगा। मैंने क्या बोला कि मैंने, देखिएगा, जब माना मैं कितना ही अच्छा पढ़ाता हूं, कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है, आप यहां से सीख के क्या गए हो, ये मायने रखता है। और वो देखिए, ये तभी मैं आपसे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि अगर आपने ध्यान से सुना समझा तो लगभग, मैं आपको 10-20% नहीं कह रहा हूं, 60 से 70% आपको यही खुद को ऐसी संतुष्टि होगी, आप खुद ऐसा सीख जाओगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो होगा कब? जब आप क्या करोगे, ध्यान रखिएगा, उस चीज को ध्यान से समझने सुनने की कोशिश करोगे। तो देखिएगा, जैसे क्या बोला, राज्य सरकार भी, भाग इसमें क्या है? 6 है। अनुच्छेद क्या बोला? 152 से 237। अब देखिएगा इसमें कि सबसे पहले ये आता है कि हमें राज्य में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सीधी सी बात है कि हमें राज्य में सरकार की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे वजह क्या है, कोई भी वे। तो छोड़ो, मैं आपसे और आसान सा एग्जांपल लेता हूं। हाँ जी, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मैडम ये पूछा जाए आपके घर के लिए सबसे पहले बी मस्ट क्या है, अब इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता। हाँ सर, मैनेजमेंट बोला, लेकिन मैनेजमेंट भी तो कहीं करोगे। ठीक, आपने कहा जी मैनेजमेंट, तो क्या मैनेजमेंट अपने रोड पे बैठ के करेंगे? सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? एक भूभाग होना चाहिए। गलत है तो बता दीजिएगा। अगर मैनेजमेंट होगा तो प्रॉपर एक जगह में होगा या नहीं होगा? जब वो जगह ही नहीं होगी तो आप मैनेजमेंट कहां कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यानी कि सबसे पहले कि हमें हमारे घर के लिए एक क्या चाहिए? भूभाग चाहिए। जब ये एक निश्चित भूभाग होगा तभी हम कह पाएंगे ये मेरा घर है, ये तेरा है, ध्यान रखिएगा, ये मेरा देश है, ध्यान रखिएगा, ये किसी दूसरे का है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आसान सा एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिएगा, ये मैंने आपसे क्या कहा अभी, ये है आपका मकान के लिए प्लाट भी। अब देखिएगा, अब इसमें ये बीच में क्या है? दीवार। ये यहाँ ए व्यक्ति रहता है, यहाँ बी व्यक्ति रहता है। अब आप कह सकते हो ये मेरा है और ये किसका है? तेरा है। लेकिन अगर बीच में ये दीवार नहीं होगी तो बताइएगा आपका कौन सा, पड़ोसी का कौन सा? क्या कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले उसका निश्चित क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है। कब? जब उसका निश्चित क्या होगा? एक भूभाग होगा। चलो ठीक है जी, भूभाग हो गया, यानी घर बनके तैयार हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या चाहिए? अब सदस्य, सीधी सी बात है, घर बनाया तो किसके लिए बनाया? रहने के लिए, अपने रहने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जनसंख्या। अब सदस्य किस में काउंट होंगे? जनसंख्या में होंगे, नहीं होंगे? अब जनसंख्या होगी तभी तो आप कह पाओगे ना ये मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, गांव का है, शहर का, क्या बोले रखेगा? जब उसमें संख्या होगी। अन्यथा जब जनसंख्या ही नहीं है तो किस आधार पे आप उसको कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। और तीसरा ध्यान रखिएगा, अब ये जनसंख्या है और जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए क्या होनी चाहिए? ये लीजिएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। अगर सरकार नहीं होगी तो अपने लिए नीति, नियम, कायदे, कानून कौन बनाएगा? ध्यान रखिएगा, अगर नीति, नियम, कायदे, कानून नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था होगी। वही आदि मानव वाली स्थिति भी, वहां क्या होता था? जिसकी लाठी
उसकी भैंस क्या आज ऐसा है? चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सब अपने दायरे में रह के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा क्या किया गया है, वो कानून बनाए गए हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, उन कानूनों को फॉलो करना होगा। हम उन कानूनों के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो ये लीजिएगा भी, इसलिए मैंने कहा कि राज्य में इसकी आवश्यकता क्यों है, वो वजह ये है भी। अब आ जाइएगा इसके बाद आगे भी। अब देखिएगा, अब अपने जो सरकार की अगर बात की जाती है भी, कि सरकार के कितने अंग होते हैं, शाबाश भी, कि सरकार के अपने क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग की अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से भी? सबसे पहले व्यवस्थापिका भी, दूसरा इसमें क्या आ गया, शाबाश, और तीसरा इसमें क्या आ गया, ये लीजिएगा भी। ये सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं क्या हो गया, कार्यपालिका भी। ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब सबसे पहले क्या है, ये जो व्यवस्थापिका है जी, इसका काम क्या है? सीधी सी बात है, कानून का निर्माण करना भी, कानून का निर्माण करना। ठीक है। अब यहां कानून बना है तो यहां क्या होगा, सीधी सी बात है, जैसे घर में खाना बना है तो किसके लिए बना है, खाने के लिए बना है, न कि अड़ोसी पड़ोसी को दिखाने देखो हमारे घर पे खाना बना है, बल्कि क्या बना है, वो खाने के लिए। तो सीधी सी बात है, अब कानून बना तो यहां क्या होगा, कानून को लागू करना भी, कि कानून को लागू करना, ये लीजिएगा। तीसरा भी न्यायपालिका, शब्द से स्पष्ट हो रहा है, क्या करना जी, न्याय करना, कानून की समीक्षा करना, ऑब्लिक कानून की व्याख्या करना, ये लीजिएगा भी। ये सरकार के तीनों अंग हो गए और तीनों का क्या काम है, अब ये आपके सामने है। समझ में आ रहा आपको? ध्यान देखिएगा। अब अगला देखिएगा भी। अब ध्यान सुनना बाप लोग, मैंने क्या कहा, समझने के लिए इस भाग 6 को आप क्या मानो, एक व्यक्ति भी। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा समझने के लिए इस भाग 6 को क्या मानिएगा, एक व्यक्ति। और ये इस व्यक्ति की क्या है, ये जानिएगा, ये इस व्यक्ति की संपत्ति है भी, यानी उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है। यानी मैंने कहा समझने के लिए भाग जो 6 है, इसको आप एक व्यक्ति मान लीजिएगा और ये इस व्यक्ति की क्या है भी, संपत्ति है। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ये 3 संतान हैं। क्या बोला, इस व्यक्ति के ये 3 संतान, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये लीजिएगा। ठीक है। ये इसके क्या बोला, 3 संतान है। अब जैसे, अब सबसे पहले मन में आता है कि सब जी 1 नंबर इसको देना था तो इसको यहां लिख देते और इसको यहां लिख देते, लेकिन ऐसा न करने की वजह है। वजह क्या है आप बताइएगा, कि पहले कानून लागू करोगे या पहले कानून बनाओगे? जब बनाएंगे तभी तो लागू होगा, जब खाना बनेगा तभी तो खाएंगे या खा के बनाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब इसे 1 नंबर दिया तो देने की वजह क्या है, तो देखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये कार्यपालिका, इसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है? हाँ सर आप बताइएगा। मैंने कहा इस जो बात कर रहा हूं, कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? सीधी सी बात है कि कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति, इस व्यक्ति के कितनी संतान है और तीनों संतान अलग अलग जगह रह रही है। क्या अलग अलग जगह रहने से पिता अलग अलग हो जाएगा क्या? वो तो वही रहेगा। तो भाग इसमें क्या आ जाएगा, सॉरी भाग इसमें क्या आया, 6। अब अनुच्छेद की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, 152 से, ध्यान रखिएगा, 152 से 237 नहीं आएगा। कैसे? अब देखिए मैंने कहा, जैसे माना सर से एग्जांपल लेते हैं। अब सर मान लीजिएगा 2-3 भाई बहन हैं, अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके पिता ने दूसरे भाई आदि को दे दी तो क्या भी आपको गुस्सा नहीं आएगा? सीधी सी बात नेचुरली है। तो देखिएगा, तो वहां संपत्ति का क्या होगा,
बंटवारा होगा, न कि आप सारी एक को दोगे। एक को दोगे तो घर में तो क्या हो गया, लड़ाई का जाने का भी कारण बन गया है। तो यहां इस संपत्ति में से इसके हिस्से कितनी आई है, 167 आई है। यानी संपत्ति का सिर्फ बंटवारा होगा, तो बंटवारा हुआ तो इसके हिस्से में कितनी आई, इतनी। हाँ, ये हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है केवल लाडला होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ये कभी नहीं होता एक को सारा दे दिया और दूसरे को कुछ नहीं दिया। अब अगला बोला व्यवस्थापिका। इसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है, 6 में। अनुच्छेद क्या आ जाएगा, 167 के बाद में क्या आएगा, 168 से 213। उसके बाद न्यायपालिका भाग इसमें क्या आ गया अभी, 6। अनुच्छेद क्या आ जाएगा, 214 से 237। ये लीजिएगा अभी, ये अपने सरकार के तीनों अंग हो गए, तीनों का क्या काम है और कहां इनका उल्लेख है। और अभी मैंने आपसे कहा 1 नंबर देने की वजह, अनुच्छेद कहां से प्रारंभ हो रहे हैं, देखिए 152 152, तो इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दिया था और ऐसा कोई वजह नहीं है। अब उसके बाद देखिएगा, अब यहां तो काम तमाम हो गया, क्या भी, ये सरकार के 3 अंग, तीनों का क्या काम है और क्या उल्लेख है। अब सबसे बात यहां ये आती है, अब यहां पढ़ना क्या है, क्या बोला गया, यहां क्या पढ़ना है, यहां क्या पढ़ना है और यहां क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, उसी प्रकार राज्यों में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। ये आप ध्यान रखना भी, यानी व्यवस्थापिका में किसके बारे में पढ़ेंगे, विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपने यहां इसमें ध्यान में रखना है भी। अब उसके बाद देखिए क्या बोला भी, कार्यपालिका। अब आता है कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। तो कार्यपालिका में यहां राज्यपाल, उसके बाद में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। ये लीजिएगा भी, ये राज्य की कार्यपालिका में कौन आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, मंत्री परिषद आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, महाधिवक्ता आ जाएगा भी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज शब्द ये करता है महाधिवक्ता, कि महाधिवक्ता को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल भी। और एडवोकेट जनरल का मतलब क्या है, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। यानी अगर राज्य सरकार ने कोई कानूनी सलाह लेनी हो तो किससे ली जाती है, वो महाधिवक्ता से ली जाती है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल। ठीक है भी। अब थोड़ा सा इसका झुकाव कहां जाता है, न्यायपालिका की तरफ। लेकिन यहां कतई कंफ्यूज नहीं होना है कि महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद किस में है, 165 में है। तो बताओ 120 में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस बात को आपने ध्यान रखना। और तीसरा क्या बोला, न्यायपालिका, और जिसका उल्लेख कहां भी, इसमें बोला आपको भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 237। अब यहां पढ़ना क्या है, तो यहां पढ़ेंगे अपने उच्च न्यायालय। ये लीजिएगा भी, ये अपने क्या हो गया, राज्य सरकार का परिचय हो गया भी, कि राज्य सरकार में हमें क्या पढ़ना है, वो सारा का सारा आपके सामने है। ठीक है। अब इसको ऐसा कैसा लिख लीजिएगा आप, सेम ऐसे उतार लीजिएगा आप। अब देखिए इसमें भी आप, अब सबसे पहले अपने यहां क्या करना, देखिए तो सबसे पहले यहां जाएगा अपना व्यवस्थापिका भी।
अभी आपको बताया था व्यवस्थापिका, इसका उल्लेख संविधान के भाग किस में है? अनुच्छेद क्या बताया था? 168 से 213 भी, ये लीजिएगा। और अभी अपने बात हुई थी कि राज्यों में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं। और ये जो विधान मंडल है इसका उल्लेख किस में है? 168 में है। अब देखिएगा वे, यानी जो विधान मंडल, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। अब सबसे पहले ये आता है, ये जो विधान मंडल है इसको अपने कितने भागों में विभाजित करेंगे? इसको अपने 2 भागों में विभाजित करेंगे भी। जैसे सबसे पहले बात की अपने यहां एक सदनात्मक व्यवस्था भी, एक सदनात्मक व्यवस्था। उसके बाद में यहां बात करेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था भी, या इसको अपने शॉर्ट भाषा में या आम सिंपल भाषा शब्दों की बात करें भी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा प्लस। उसी प्रकार विधान मंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद आपने कहा संसद कितने अंगों से या संसद किन किन से मिलकर पूर्ण होती है? कि संसद के अंग पूछे जाए तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसी प्रकार विधान मंडल भी इन 3 अंगों से मिलकर ही पूर्ण होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले जो एक सदनात्मक व्यवस्था है इसमें कितने सदन होते हैं? देखिएगा, अब कंफ्यूज मत होइएगा, आप लाइन पे मत जाइएगा, अगर आप शब्द पे गौर कीजिएगा। एक सदनात्मक व्यवस्था में कितने सदन होंगे? तो एक में तो सीधी सी बात है, एक ही होगा। तो एक कौन सा है? विधान सभा। और साथ में कौन आ जाएगा? राज्यपाल। ये है, ध्यान रखना भी। इसमें आप लाइन पे जाने की जरूरत नहीं है। जब बात ही क्या हो रही है? एक सदनात्मक सदन कितना होता है? एक ही होता है। वो कौन सा भी? विधानसभा। हाँ, साथ में क्या आएगा? राज्यपाल। उसी प्रकार देखिएगा द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें कितने सदन होते हैं? 2 भी। जैसे सबसे पहले क्या कहा? विधानसभा। दूसरा इसमें क्या आ गया? विधान परिषद। और साथ में क्या आ गया? राज्यपाल। यानी इसको तो अपने साथ में लेके चलना है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया हो, सामान्यतः अपने घरों में एक ये धार्मिक परंपरा सी है, क्या भी, कि जब तक वर वधू को घर पे नहीं लाता है उसके साथ में छोटा सा बच्चा घूमता है, उसे विनायक या विनायकियों कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं? तो अपना ये विनायकियों है, याद रखना भी है। याद रखने के लिए मैंने क्या बोला? ये अपना विनायकियों है। तो अब आपने गौर किया होगा, जब तक फेरे नहीं होते हैं वो बच्चा साथ घूमता नहीं घूमता है। अब यहां फेरे से मतलब क्या है? कि जब तक राज्यपाल के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो क्या कोई कानून अस्तित्व में आ जाता है? क्या नहीं आता है। तो इसीलिए याद रखने के लिए आपको ऐसे याद रख लेना, यानी इसको तो साथ में लेके चलना ही है। अब सबसे पहले क्या बोला? बात करें एक सदनात्मक भी। अब क्या कहा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है? हाँ जी, बताइएगा। मैंने क्या बोला? वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है? जैसे सबसे पहले, अब ये तो आपको पता है कि भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28। इसमें भी डाउट है क्या? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है भी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि कितने राज्यों में केंद्र शासित, मतलब आपने बोला कि इसमें एक सदनात्मक व्यवस्था है। देखिए, रट्टा नहीं माना आपने, समझने की कोशिश करना आपने। अब देखिएगा, अब अधिकतम कितनी हो सकती है? 28 हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं।
कम से कम पहले आप ऐसे लेके चलिएगा, जब भारत में 28 हैं तो अधिकतम कितनी हो सकते हैं? 28, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। लेकिन आप सब जानते हो कि भारत के कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी है। जब द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो इसका मतलब 28 के 28 में तो है नहीं। तो आज की तारीख में कितनी बात करें तो वर्तमान में भारत के 22 राज्यों में क्या है? एक सदनात्मक व्यवस्था है। उसके बाद भी आता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनात्मक व्यवस्था है भी? 2, 3। तो देखिएगा, अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यानी अब अधिकतम कितना हो सकता है? 8। इसका मतलब इससे ऊपर तुक्का तो मारना ही नहीं है। अब 8 में से कितने में है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 3 में है भी। ये आप ध्यान रखना कि वर्तमान में, हाँ पहले 2 था, वर्तमान में कितने हैं? 3 हैं। ठीक है भी। तो यानी मेरा जो कहने का मतलब है कि अब 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनात्मक व्यवस्था है, और वो 3 कौन से? जम्मू कश्मीर, पांडेचेरी और दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना। 3 हुआ ही नहीं हुआ? हाँ माना पहले 2 थे, दिल्ली प्लस पांडेचेरी, लेकिन अब 3 हो गए। तीसरा कौन सा हो गया कि जम्मू कश्मीर को क्या दे दिया? केंद्र शासित प्रदेश दे दिया। तो 2019 में कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तो इस वजह से संख्या कितनी होगी? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया इसमें भी? ठीक है। अब अगला बोला भी कि वर्तमान में कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तब सीधी सी बात है भी कि जब 28 में से 22 में क्या है तो कितने हो गए? 6 हो गए। ये लीजिएगा, 6 राज्यों में क्या है जी? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कितने केंद्र शासित प्रदेशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो देखिएगा इतना आसान भी नहीं है। क्या जी? 8 में से सीधा आपने 3 निकाला, कितने बच गए? 5। ये लीजिएगा, 1 में भी नहीं। अरे जहां एक सदन नहीं है वहां 2 तो कहां से होंगे ये बताओ? अरे काउंटिंग 1 से तो प्रारंभ होगी। जब वहां 1 ही नहीं है तो 2 तो कहां से हो पाएंगे? तो आज की तारीख में केवल जम्मू कश्मीर कहा मैंने जानेगा। उसके बाद आपको दिल्ली बोला, पांडेचेरी बोला, इन्हीं में एक सदनात्मक व्यवस्था है। बाकी 3 में न तो 1 है और न ही 2 है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? तो यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। जहां विधानसभा ही नहीं है तो विधान परिषद तो कहां से होगी? तो 1 होगा तभी तो क्या हो सकता है? 2 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ भी। और अब आसान सा क्वेश्चन बनता है और आंसर सोच समझ के देना है। हाँ जी मैडम, आपसे पूछा जाए और आंसर आपके सामने ही और लो। मैंने कहा आंसर भी सामने है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं, मैंने कहा आंसर सामने लिखा हुआ है, बोलिए मत भाई। हाँ सर, वो बैठ बैठ कोई दिक्कत, बैठ बैठ बता दो। हाँ सर, हाँ सर 25। हाँ सर, हाँ सर सबसे लास्ट क्या सर? 30। अब देख लीजिए, मैंने कहा आंसर आपके सामने है, इसका मतलब दिमाग यूज नहीं कर रहे। ये क्या है? ये क्या है? ये कितनी है? और जोड़ना भी नहीं आ रहा क्या? 25 और 6, ये लो। अरे आपके सामने तो आंसर लिखा हुआ है। मैंने कब आपसे एक सदन शब्द यूज किया है? कब मैंने आपको द्विसदन यूज किया है? मैंने आपसे क्या पूछा? भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? तो ये विधानसभा नहीं है क्या? तो विधानसभा तो कितनी होगी? क्या ये विधानसभा नहीं है? 25 और 6 कितनी होगी? ये लीजिएगा। आप रट्टा मत मारिए। देखेगा मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
और मैं आपको हिंट भी दिया जी, आंसर आपके सामने है। क्या आपको ये विधानसभा लिखा दिख नहीं रहा? क्या ये विधानसभा नहीं दिख रही है? तो 25 और 6 कितनी होगी? 31 है, ये ध्यान रखना। यानी आज की तारीख बात करें, कुल विधानसभाएं कितनी हैं? विधानसभाओं की बात करें तो 25 प्लस 6 31 हैं, ये लीजिएगा अभी। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? एक सदनात्मक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको ऐसा कैसा उतारिएगा। देखिए, अब रट्टा मत मारना, एक ही बार कहूंगा, ध्यान रखना। रट्टा कभी भी कंपटीशन में कामयाब नहीं होता है। ये आपके स्कूल कॉलेज में कामयाब है, लेकिन यहां तो क्वेश्चन की भाषा बदलेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको समझ से काम करना है। ठीक है भी, तो लिखिए इसमें आप ये लाइन में बोलता हूं नीचे, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है? 22। उसके बाद वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेशों में, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में एक सदनात्मक व्यवस्था है? 3। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा द्विसदनात्मक में। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट लाइन में, वर्तमान में कुल 31 विधानसभाएं हैं। वर्तमान में कुल 31 विधानसभाएं हैं। इसमें जी 6 में एक क्यों नहीं है? एक भी है, दो दोनों ही है वहां। मेरी बात सुनिएगा, जब आपने कहा 6 में एक सदन बोला, द्विसदनात्मक, वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। हाँ, जहां एक ही नीति, मेरी बात सुन, जहां विधानसभा ही नीति, विधान परिषद कहां से होगी? 28 में कैसे आ जाएगा मैडम? वहां तो सदन है ही नहीं। वहां मेरी बात सुनिएगा, एक सदनात्मक तो व्यवस्था 22 में ही है ना। वहां ओनली क्या है? 22 राज्य ऐसे हैं जिसमें ओनली विधानसभा है। 6 राज्य ऐसे हैं जहां दोनों सदन हैं, विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो 28 में कैसे कह दूंगा बताओ मैं? आप देखिए ये कैसे बनेगा अभी। 28 राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है, फिर द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने में बताऊंगा फिर मैं? कि 22 राज्य तो ऐसे हैं जहां एक ओनली विधानसभा ही है, और 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ में क्या है? विधान परिषद है। तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तभी तो मैंने 2 टुकड़ों में बांटा ना आपको, एक सदनात्मक व्यवस्था, दूसरा मैंने क्या बोला? द्विसदनात्मक व्यवस्था। हाँ, अगर सीधा मैं एक क्वेश्चन लिखता तो वहां कंफ्यूज हो जाते, क्या जी विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, तो हो सकता वहां कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं शब्द यहां क्या यूज किया? एक सदनात्मक व्यवस्था जिसमें सदन ओनली क्या है? एक ही। द्विसदनात्मक व्यवस्था जिसमें सदन कितने हैं? 2 हैं। अब समझ में आ गया? हाँ जी। अब देखिएगा अभी, अब देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे विधानसभा भी। अब ये जो विधानसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 170। ये आप ध्यान रखना भी। और देखिएगा, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे मैंने कहा विधानमंडल, अगर विधानमंडल की अगर बात की जाती है, इसका उल्लेख किस में है?
विधान परिषद, इसका उल्लेख किस में है? 169। विधानसभा की बात करें 170, ये लीजिएगा। जैसे अभी बात करें, जैसे संसद है, संसद की बात करें तो किस में है? 79। राज्यसभा की बात करें किस में है? लोकसभा की बात करें, ये लीजिएगा। ऐसे कंपैरिजन आप याद करना, बहुत जल्दी याद होंगे। ठीक है, अब यानी क्या बोला कि विधानमंडल, ये विधानमंडल का एक अंग है, ठीक है, जिसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 170 में है। अब सबसे पहले ये आता है, ये जो विधानसभा है जी, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे विधानसभा को क्या बोला? निम्न सदन भी। जैसे इसे क्या कहा? प्रथम सदन जी। जैसे इसे क्या कहा? अस्थाई सदन जी। जैसे इसे क्या कहा? लोकप्रिय सदन। और ये अभी क्वेश्चन आया था जो लास्ट आपने पेपर दिया हो, किसी ने उसमें जी इसमें या पेपर देखा हो, वनपाल या वन रक्षक वाला, उसमें क्वेश्चन आया था क्या? भी विधानसभा को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम क्या था? लोकप्रिय सदन। अब सीधी सी बात क्या है कि विधानसभा को इन नामों से जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं तो इसकी वजह क्या है? ध्यान रखिएगा, ऐसा ही नहीं है इनको हाँ नाम बोल दिया जी। अब जैसे देखिएगा, अब अपने सभी को भी तो क्या है, किसी न किसी नाम से जानते नहीं जानते हैं। एक्स वाई कोई भी नाम हो सकता है। क्यों जानते हैं? घर वालों ने रखा है। या ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंड सर्कल है कई बार अपने को अन्य नाम से संबोधित करता है, वो उन्होंने रखा है। ऐसा थोड़ी है हम मन में आया तो बोल दिया जी, नहीं। तो वजह क्या है कि इसको इस नाम से जानते हैं, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो आधार होगा इसे ऐसा कहने का, तो आधार है। जैसे मैंने कहा कि लोकप्रिय सदन। अब लोकप्रिय सदन का मतलब क्या हो गया? लोक का मतलब क्या है? जनता। ये जनता का प्रिय सदन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यानी जनता क्या करती है? प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुन के कहां भेजती है, इसलिए नाम क्या रख दिया? लोकप्रिय सदन। ये जनता का प्रिय सदन है क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुन के कहां भेजती है? लोकसभा में। तो इसलिए नाम ही क्या हो गया? लोकप्रिय सदन भी। अगला देखिएगा, अस्थाई सदन। अब अस्थाई क्यों कहते हैं? जैसे आप सबने पढ़ा है, जो विधानसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का? क्या ये स्थायी है? क्यों? को 5 तो देखिए कोई बात नहीं देखिएगा, मैं कहा 5 ये देखिएगा स्थायी नहीं है। अरे क्यों ना देखिएगा? क्योंकि जब तक सरकार के पास में बहुमत है तो सरकार है। सरकार के पास में बहुमत नहीं होगा, अल्पमत में आएगी और समय से पहले गिर जाएगी। ये ध्यान रखना कि ये नहीं है हाँ जी 5 साल बाद दोबारा होंगे। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब क्या है, हाँ माना कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसे अस्थायी क्यों कहा? वो इसलिए बोला है कि जब तक लोग, उसमें क्या बोला कि इसमें इसके पास में सदन में बहुमत है तो सरकार है। सरकार के पास में बहुमत नहीं होगा, अल्पमत में आएगी, उस समय से पहले गिर जाएगी। और जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कहां? पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला? अब ये चीजें क्या करना पड़ेगा जी, आप लोगों को न्यूज़पेपर आदि ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल आपको किताबों थोड़ी लिखे मिलेंगे, ये व्यवहारिक चीज है। अभी मैंने माना वो क्या है, वो संसद की बात है, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। मैंने क्या बोला कि वहां बात किसकी है? संसद की है। अब संसद की अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। पाकिस्तान में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। वहां क्या बोला? नेशनल असेंबली। उसके भी वहां 2 सदन हैं। अब 2 सदन हैं तो इसका मतलब क्या है? उसका कार्यकाल, इमरान खान बात करें इसमें भी 5 साल का। लेकिन वहां समस्या क्या हुई? उसने लोकसभा को पहले समय से पहले भंग करवाया या नहीं करवाया? तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक सरकार के पास में क्या है? बहुमत है तो सरकार है। सरकार के पास बहुमत नहीं होगा, अल्पमत में आएगी और समय से पहले गिर जाएगी। तो समय से पहले गिरी तो क्या हो गया?
और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब इसके कार्यकाल की बात करेंगे। अभी सिर्फ नाम की बात हो रही है। अगला बोला भी प्रथम सदन। अब इसे प्रथम सदन क्यों कहते हैं? अब इसके पीछे भी वजह यही है, आपने कहा विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन, विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो देखिएगा, विधानमंडल के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक आ सकता है, सिर्फ बाउंड कहां है? धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा कहां आता है? विधानसभा में आता है। इसके अलावा चाहे विधानसभा में लाओ चाहे विधान परिषद में लाओ, लेकिन सामान्यतः प्रस्ताव पहले कहां आता है? तो इसीलिए नाम ही क्या रख दिया उसका? प्रथम सदन है। यानी सामान्यतः मैंने कहा, हाँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूं बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ बाउंडेशन एक ही है। कहां? धन विधेयक। कि धन विधेयक हमेशा कहां आता है? लोकसभा में। इसके अलावा कोई भी विधेयक आप किसी भी सदन में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः पहले प्रस्ताव कहां आता है? विधानसभा में, या कार्यवाही पहले विधानसभा में शुरू होती है। तो नाम ही क्या रख दिया इसका? प्रथम सदन भी। अगला कहा निम्न सदन। हां, यहां वैसे कोई विशेष लॉजिक नहीं है भी। अब यहां लॉजिक क्या है? इतना ही है। देखिए, जैसे विधानसभा के सदस्यों की आयु कितनी, विधान परिषद की कितनी, उसके बाद में राज्यपाल की कितनी, इन तीनों में निम्न आयु के सदस्य कहां आते हैं? है या नहीं है? तो ये इस ध्यान रखना भी है। तो ये क्या हो गया? इसके नामों के बारे में, इसको इस नाम से जानते हैं। अब देखिएगा भी, अब आता है कि विधानसभा का गठन भी। ठीक है, यानी यहां तो सिर्फ नाम की बात हो रही थी, अब बोला कि विधानसभा का गठन। गठन में किसके बारे में पढ़ोगे? सीटों के बारे में। सीटों का आधार क्या है? जनसंख्या। और जनसंख्या भी कौन सी? ये आप ध्यान रखना भी। हाँ, 1971 है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए है। हाँ, पहले माना था, लेकिन उसके बाद संविधान में संशोधन हो चुका है। जब संशोधन हो चुका है तो इसका आधार अब क्या है? 2001। कैसे? अब देखिएगा, 87वां संविधान संशोधन 2003। ये ध्यान रखिएगा कि 87वां संविधान संशोधन 2003 में यहां प्रावधान 2 इकट्ठे हुए थे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दोनों रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिखाऊंगा एक ही। क्या बोला भी कि 87वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या बोला भी? लोकसभा प्लस विधानसभा की अधिकतम सीटें 2026 तक इतनी ही रहेंगी। इतनी मतलब लोकसभा की कितनी है, विधानसभा की अधिकतम कितनी है, ये ध्यान रखना है। अब क्या बोला देखिए, इसमें 87वां संविधान संशोधन 2003 क्या कहा गया? लोकसभा प्लस विधानसभा की अधिकतम सीटें 2026 तक इतनी ही रहेंगी। ठीक है, इतनी आपके सामने हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब यहां शब्द क्या यूज किया? लेकिन लोकसभा के सदस्यों के लिए जो सीटों का निर्धारण है वो जनसंख्या कौन सी है? वो जनसंख्या 1971 है। लेकिन विधानसभा के लिए ये जनसंख्या का निर्धारण क्या कर दिया? 2001 कर दिया है। हम माना दोनों चीजें इकट्ठी लिखी हैं। अब इकट्ठी लिखी हैं तो मैं अगर आपको यहां इकट्ठी मैंने बताया है, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं सीधी बात यहां क्या करूंगा, ध्यान रखिएगा कि यहां सीधी सी बात अपने यही करेंगे कि 87वां संविधान संशोधन 2003 में क्या प्रावधान किया गया? यह किया गया कि विधानसभा की अधिकतम सीटें 2026 तक 500 ही रहेंगी। लेकिन विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण
क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या 2001 की है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, भी समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला आपको कि 87वां जो संविधान संशोधन है, इसमें कहा विधानसभा की अधिकतम सीटें 2026 तक क्या रहेंगी? इतनी ही रहेंगी। इतनी कितनी रहेंगी? 500। लेकिन क्या कहा इसमें कि विधानसभा के क्षेत्रों का जो निर्धारण है वो जनसंख्या कौन सी है? 2001 की है। ये आप यहां ध्यान रखना है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए जनसंख्या कम से कम कितनी? मैंने क्या बोला गया? एक विधानसभा क्षेत्र के लिए जनसंख्या कम से कम कितनी? और शायद ये 7वीं पता नहीं 8वीं किताब में लिखा हुआ स्पष्ट है। मैंने क्या बोला ध्यान रखिएगा, ये मुझे थोड़ा कन्फर्म याद नहीं 7वीं 8वीं कौन सी किताब में है, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट। क्या लिखा भी? एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 75,000। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये स्पष्ट लिखा हुआ, ध्यान रखना उसमें। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने जो नया सिलेबस भी देखा होगा, माना थोड़ा लेंथी बनाया है। माना क्या, शब्द ही छोटा पड़ गया यहां तो। सीधी सी बात देखिएगा, अभी तो देखिएगा, अब मैं तो यही कहता हूं देखिए थोड़ा बहुत इसमें कुछ अब इसका क्राइटेरिया निर्धारित कर दे तो अच्छा है, अन्यथा हम क्या कराएं न कराएं और तुम क्या पढ़ो क्या न पढ़ो तो आप खुद बता दीजिएगा। मैंने कहा उसने ऐसा लिखा है, उसने कुछ नहीं लिखा जाने केगा। और खासकर हमारे जैसे सब्जेक्टों के लिए तो हाँ कुछ में बोल दिया उसने कि राजस्थान का भूगोल, जी वहां पर ज्योग्राफी पढ़ लोगे भूगोल में। अब उसने कहा संबंधित विषय, ये लिखा ना, तो ध्यान रखिएगा कि संबंधित विद्यालय विषय। अब संबंधित विद्यालय विषय तो ध्यान रखिएगा, और लेवल कहां तक पहुंचा? 12वीं तक। अब 12वीं तक, 12वीं तक भी न जाए तो 10वीं तक अपने देखते हैं समाजी किताब में, तो आपके देखिएगा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा स्टेट गवर्नमेंट, सारा लोकल गवर्नमेंट, सारा संविधान की बातें हैं या नहीं है? नहीं तो बता दीजिएगा। उसने शब्द क्या यूज किया कि संबंधित विषय विद्यालय या विद्यालय का विषय है, तो वहां अब सारा इसमें आता है। तो वहां अभी कोई क्राइटेरिया नहीं। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं भी कुछ न कुछ टॉपिक बांट दे, बढ़िया रहे, अन्यथा दोनों के लिए समस्या है। हम क्या कराएं क्या न कराएं, तुम्हारे लिए तुम क्या पढ़े क्या न पढ़े, ये बड़ी समस्या इकट्ठी कर रखी है। अन्यथा कि सिलेबस में बस आंख मीच के हम लगे रहे और आंख मीच के तुम लगे रहो, नहीं कोई अंत नहीं है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, उसने एक ही लाइन लिखी है, नहीं तो बता दीजिएगा आप लोग। जैसे अभी आप लोगों ने कहा था कोई बात नहीं, हाँ राजस्थान से संबंधित मैंने पहले राजस्थान शुरू कर छोड़ो, सेंटर का छोड़ दिया, कोई बात नहीं। क्या पता कुछ इसमें करेक्शन अपने क्या है, कोई संशोधन आए जाए, कोई टॉपिकों का बंटवारा हो जाए तो आने वाले समय में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इतने महीना 20 दिन तो अपने आराम से लगेगा इसमें। जब मैं आपको राज्य सरकार सारी करवाऊंगा, उसके बाद में अपने स्थानीय सरकार करेंगे, तो इतने क्या पता कि सरकार जागी जाए, कोई टॉपिक टापिक कुछ आ ही जाए, ध्यान रखेगा भी, ठीक है। अन्यथा फिर कहने की जरूरत नहीं है, भी तुम भी लगे रहो और हम भी लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये लीजिएगा क्या बोला इसमें भी कि ये विधानसभा में जो सीटों का निर्धारण है वो आपके सामने है, कैसे है बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही है, ठीक है।